एक गांव में सुरेश नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही सुरेश पहलवान की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। सुरेश अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की हमेशा साथ छड़ रखता था। इस कारण कोई भी सुरेश को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट-पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। सुरेश का इस दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपने शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते, उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर सुरेश उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी शादी समारोह में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सुरेश मिल गया। सुरेश ने ब्राह्मण को देखा तो उसने अपने पास बुलाया और कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफी चतुर था। उसने सोचा कि हम अगर इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं होगा। हमाम को एक तरकीब सूझी और उसे एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बात सुनकर सुरेश फूला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी 5 भैंस दोनों को दान दे दी। ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब सुरेश ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए सुरेश लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से सुरेश की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा, ये शख्स कौन है? औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए सुरेश की ओर चपका। शख्स को रोकने के लिए सुरेश ने अपने लोहे की छड़ का उपयोग किया और सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। मोहल्ले को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने सुरेश को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद सुरेश उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। सुरेश को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ पैसे कमा लाए और फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले, ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक सुरेश की काया देखकर डर के मारे कांपने लगे और तुरंत राजा को सूचना पहुंचा दी कि कोई पहलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल
पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेत के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर सुरेश को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर सुरेश खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास एक बीच में एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भूतों का बसेरा होता है। इनको फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। सुरेश उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उसे प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों को चक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत सुरेश के सामने पेड़ ने काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम करने कर उपज सुरेश के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। सुरेश को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वे उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरी बात सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बिल्ली का रूप भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। सुरेश ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों से पूछने पर वह उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी कर दीजिए। कहानी से शिक्षा, अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्तियां भी अवसर में बदल सकती हैं। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कहानी तो देख लेते हो लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।